उनके गढ़ लियारी से भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये मैसेज देने के लिए कि सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी सूरत आपका ताक़ुब नहीं छोड़ेगी। जमीयत उलमा इस्लाम आपके मद्दे मुकाबिल होगी। 15 साल से यही कहते हुए आ रहे कि एक मौका और दें। मैं समझता हूँ कि अवाम ने इनके नारों पर बहुत एतमाद किया, वोट भी दिया। बदले में अवाम को क्या मिला है, बदले में लियारी को क्या मिला है, बदले में लाड़काना को क्या मिला है। ये हर बार नए चेहरे नए नारे के साथ अवाम में आते हैं और सवाए तबाही की और कुछ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस वक्त अल-इल्म मीडिया में हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद मूसा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है JUI सिंध के रहनुमा नासिर महमूद सोमरो, जो कि लियारी के PS 106 से कैंडिडेट है और उनकी जमात के साथ नून लीग पाकिस्तान राय हक पार्टी का इत्तेहाद हुआ है, तो ये उनके मुश्तरका उम्मीदवार है। तो हम हज़रत से पूछेंगे कि हज़रत आप सिंध में भी खड़े हुए NA की सीट पर और वहाँ पर PS की सीट पर भी खड़े हैं, तो कराची में लियारी से खड़े होने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे व्यूज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क गिर एक जमात है और पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार आवाम के सामने है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने 15 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ न सिर्फ जद्दोजहद की है बल्कि एक तहरीक चलाई है। मैं समझता हूँ कि सिंध को तबाह करने में पीपल्स पार्टी के न सिर्फ 15 साल मुसलसल इक़्तिदार बल्कि 50 साल का इक़्तिदार है। लियारी को पीपल्स पार्टी अपना घर समझती है और लाड़काना को भी अपना गढ़ समझती है। मैं लाड़काना का बासी हूँ और बाशिंदा हूँ। लाड़काना को भुट्टो साहब ने भी जन्म दिया और मुझे भी लाड़काना ने जन्म दिया है। लाड़काना से भी मैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उनके गढ़ लियारी से भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये मैसेज देने के लिए कि सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी सूरत आपका ताक़ुब नहीं छोड़ेगी। चाहे आप लियारी में हो, चाहे आप लाड़काना में हो, जमीयत उलमा इस्लाम आपके मद्दे मुकाबिल होगी। मैं समझता हूँ कि आवाम को बेदार करने के लिए और आवाम को एक मुतबादिल ताकत और क़ुव्वत और प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें मुख्तलिफ जगहों से न सिर्फ इलेक्शन लड़ना होगा बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम को कामयाब करवा कर एक मुतबादिल ताकत और क़ुव्वत के तौर पर सिंध के आवाम के सामने सिंध के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तमाम कॉर्नर मीटिंग में वो ये कहते आ रहे हैं कि आप वोट उनको दें कि जिनके पास इख्तियारात हों, यानी कि अगर आप उनको वोट देते हैं जिनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो यानी कि आपके वोट ज़ाया हो जाएंगे। इस पर आप उनको क्या मैसेज देंगे? आज तक इसी नारे पर उन्होंने आवाम को गुमराह किया है। 15 साल से यही कहते हुए आ रहे कि एक मौका और दें, इक़्तिदार वाले को वोट दें, इख्तियार वाले को वोट दें। मैं समझता हूँ कि आवाम ने इनके नारों पर बहुत एतमाद किया, वोट भी दिया। बदले में आवाम को क्या मिला है, बदले में लियारी को क्या मिला है, बदले में लाड़काना को क्या मिला है, बदले में घोटकी को क्या मिला है। ये हर बार नए चेहरे नए नारे के साथ आवाम में आते हैं और सवाए तबाही के और कुछ नहीं करते। आजकल मेरे भाई मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नया नारा लेके मार्केट में आए कि नई सोच को वोट दो। मैं समझता हूँ कि सोच तो भुट्टो साहब वाली लेके आए थे, तो अब नई सोच कौन सी है? या तो भुट्टो साहब से अलहदगी का ऐलान करें या फिर ये कहें कि हम भुट्टो साहब के नज़रिए को अमली तौर पर अमली जामा नहीं पहना सके, इसलिए हम नई सोच को लेके आ रहे हैं। ये इलेक्शन का एक नारा है, सिर्फ धोखा है, खोखले नारे हैं और आवाम के साथ धोखा है। लियारी का आवाम, सिंध का आवाम अब इन नारों में नहीं आएगा। इक़्तिदार उनके हवाले होगा जिनके साथ आवाम खड़ा होगा। इनके साथ तो सरदार, बडेरे, खान, नवाब और ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है। ये दोनों बेसाखियाँ इनके बाजू से निकल जाएं तो फिर क्या होगा इनका? आवाम किसके साथ है वो आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध में सबसे बड़ी कोई अवामी जमात है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। अच्छा हज़रत, ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये तासुर दिया जाता है कि वो धांधली करते हैं। क्या इस बात में सदाकत है कि वो अंदरूनी सिंध में धांधली के ज़ोर पर हमेशा से वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं? 2 टैक्स से उनके पास इलेक्शन जीतने के। मैंने पहले भी कहा आवाम उनके साथ नहीं है। अवामी मैंडेट पीपल्स पार्टी खो चुकी है। तो भुट्टो साहब का नारा था कि ताकत का सर चश्मा आवाम, जरदारी साहब का नारा है ताकत का सर चश्मा बडेरा, सरदार, खान, नवाब और पैसा। अवाम उनके साथ नहीं है। ये हकीकत है कि धांधली के ज़रिए वो इक़्तिदार में आते हैं, वोट को चोरी करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, गरीब मजदूर और हारी को या ख़रीद करने की कोशिश करते हैं या अपने ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश करते हैं। हमने इस मरतबा आवाम को इस नहज पर ज़हन साजी की है कि आपने सिर्फ अपना वोट कॉस्ट नहीं करना, वोट कॉस्ट करके घर नहीं जाना, बल्कि आपने अपने वोट की चौकीदारी करनी है, पोलिंग स्टेशन को संभालना है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ना है। अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमें 45 फॉर्म नहीं देता, हमें अपनी रिजल्ट नहीं देता,
تو ہم نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن کے باہر پھر تمام مسکل اندر ہونا چاہیے۔ اچھا، الیکشن والے روز یہ بڑا عام سی بات ہے کہ رات تک ایک پارٹی جیتی ہے، جبکہ صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ مکمل چینج ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی جیت جاتی ہے۔ تو اس میں کیا آفیسرز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں یا انہی کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک بھی انتخاب صاف شفاف نہیں ہوا۔ ہاں ایک ہوا ہے جس میں شیخ مجیب کو اکثریت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اکثریت نہیں تھی، اور بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ ادھر تم ادھر ہم، 1970 اور اس میں یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ کبھی آروز کے الیکشن ہوتے ہیں، تو کبھی RTS مشین کو بٹھایا جاتا ہے، تو کبھی کوئی داندلی کے نئے طریقے سامنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایسیز کا الیکشن ہے، اور آروز ان کو بنایا گیا ہے جو 15 سال سے پیپلز پارٹی کی کمداری کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے اگر یہ اقتدار میں آ گئے اور میں نے ان کا کام نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، پوسٹنگ تک نہیں ملے گی، سائڈ پہ رہوں گا۔ تو یقیناً اس مرتبہ ہمیں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ جو آروز اور ڈی آروز الیکشن کے لیے لگائے گئے ہیں وہ جانبدار ہیں، ابھی بھی جانبداری کر رہے ہیں، ہمیں ان کے اوپر شک و شبہات ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو خبردار کیا ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا، تو ہم جس طرح کراچی سے عمران خان کے داندلی زدہ انتخابات کے خلاف اسلام آباد تک لانگ مارچ کر سکتے ہیں، آزادی مارچ کر سکتے ہیں اور وہاں ایک دھرنا دے سکتے ہیں، تو پھر ہم کوٹکی، کندکوٹ کشمور اور چکم آباد سے کراچی تک بھی لانگ مارچ کر سکتے ہیں، آزادی مارچ کر سکتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سندھ اسمبلی کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں۔ اور خبردار کرنا چاہتا ہوں آپ کے العلم چینل کے ذریعے کہ میرے ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مولوی ہیں، پھر مولوی جب گلے پڑھتے ہیں یا جنازہ پڑھتے ہیں یا نکاح پڑھتے ہیں۔ آخری سوال کہ جو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا، بلاول بھٹو نے ان کے کہا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد زرداری صاحب دوبارہ کم بیک کریں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، تو اس طریقے سے تو وہ دوبارہ جیت جائیں گے۔ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، زرداری صاحب بہت بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا خواب ان کا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا، خیبر پختونخوا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بلوچستان ان کے ہاتھ میں نہیں، کراچی ان کے ہاتھ میں نہیں، حیدرآباد ان کے ہاتھ میں نہیں، اندرون سندھ کے کچھ اضلاع ہاتھ میں رکھ کے وہ خواب بڑے دیکھ رہے ہیں۔ میں زرداری صاحب سے کہوں گا کہ پہلے اپنی پارٹی کو بچائیں، پہلے سندھ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، پھر ملک کی بات کریں، پھر ملک کی سیاست کی بات کریں۔ اب اگر ملک میں کوئی عوامی جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جس کا کارکن پورے پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ سندھ ہو، کراچی ہو، لیاری ہو، یا اسلام آباد ہو، یا خیبر پختونخوا ہو۔ اب عوامی جماعت صرف جمعیت علماء اسلام ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں جمعیت علماء اسلام ملک پر نہ صرف راج کرے گی بلکہ عوام کی خدمت کرے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔